हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं एडवोकेट बिट्टू शर्मा। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि कुछ 3 नए कानून आने वाले हैं और गवर्नमेंट की तरफ से उनकी नोटिफिकेशन भी आ गई है। वो 1 जुलाई से आपके सामने पेश होंगे, 1 जुलाई से लागू होंगे। क्योंकि जो 1 जुलाई से जो भी केस दर्ज होंगे नए कानून के तहत ही दायर किए जाएंगे दोस्तों। कि क्या सच में नए कानून से दोस्तों क्या डीवी एक्ट 498A 125 सीआरपीसी और डाइवोर्स में कोई बदलाव हुआ है? क्या नए कानून से पति या पत्नी पक्ष को कोई राहत मिलेगी दोस्तों? सवाल यहां पे यह उठता है। क्या नए कानून से झूठे केस करने वालों की खैर नहीं, क्या उनके ऊपर कुछ कड़ा सजा का ऐलान हुआ है? जी हां दोस्तों, यह आपने बिल्कुल ही ठीक सुना है। दोस्तों, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक लीगल चैनल है जहां आपको लीगल नॉलेज मिलती है। और आपको यदि इस प्रकार की कोई वीडियो चाहिए होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो दोस्तों, जो मैट्रिमोनियल विवाद है, क्योंकि जो हमारी ये वीडियो है मेनली मैट्रिमोनियल से संबंधित है, कि जो नए कानून आने वाले हैं उनसे मैट्रिमोनियल विवाद पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या पति पक्ष को कोई फायदा है या पत्नी पक्ष को कोई फायदा है, या दोनों को कोई नुकसान है, या दोनों को कोई फायदा है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं 498A के बारे में। आजकल 498A का यूज दोस्तों बड़े ही धड़ल्ले से किया जा रहा है। हजारों लाखों एप्लीकेशन आती है पुलिस स्टेशनों में कि 498A की कुछ झूठी होती है, कुछ सच्ची होती है दोस्तों। जो दोस्तों पहले 498A था उसे अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ के अनुसार 85 कर दिया है। यानी जो अब दहेज के जो नए केस दायर किए जाएंगे वो 85 के तहत किए जाएंगे। पहले इनमें दोस्तों 3 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन जो अब न्यू कानून आया है अभी भी 3 साल की सजा का ही प्रावधान है दोस्तों। लेकिन इसमें अब पारदर्शिता आ गई है दोस्तों। पहले क्या होता था कि कोई भी पत्नी जाके एक एप्लीकेशन लगा देती थी और उसके ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया जाता था दोस्तों। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन जरूरी है पहले, यानी पारदर्शिता आ गई है और बर्डन ऑफ प्रूफ भी वाइफ के ऊपर है। वाइफ को ही साबित करना पड़ेगा कि आपसे कब दहेज मांगा, किस दिन मांगा और क्या क्या डिमांड की। आपके पास कोई एविडेंस है दोस्तों, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ वाइफ के ऊपर है। और पहले क्या होता था दोस्तों कि जो भी पत्नी चाहती थी अपने सास ससुर देवर जेठ जिठानी जिसके भी नाम चाहती थी एक एफआईआर में नाम दर्ज करवा देती थी दोस्तों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है दोस्तों कि पुलिस को साफ तौर पर कहा गया है कि यदि आपके पास कोई ऐसी कंप्लेंट आती है तो आपको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी है। आपको यदि लगे कि हाँ उसमें ससुराल पक्ष का अहम रोल है, जिसमें सास ससुर देवर जिठानी, तो ही उनके नाम लिखिएगा। यदि आपके पास एविडेंस है, उस पत्नी के पास एविडेंस है, यदि इस प्रकार के कोई एविडेंस नहीं है तो आप सभी का नाम निकालिए और सिर्फ चार्जशीट में सिर्फ उसके हस्बैंड का ही नाम दे सकते हो। ऐसा नहीं है पहले की तरह की सभी को कटघरे में लाके खड़ा कर देंगे दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात हो रहा है, जो इसमें सजा का प्रावधान है वो 3 साल का है दोस्तों। पति को यदि वो साबित हो जाता है, लेकिन साबित होने वाला तो है नहीं है। साबित क्यों नहीं होने वाला है? यदि झूठा मुकदमा है तो साबित कैसे होगा? झूठ के जो पांव होते हैं लंबे नहीं होते दोस्तों। लेकिन यदि वो झूठा साबित होता है तो पत्नी कान खोल के ध्यान से सुन ले, यदि झूठा साबित हो जाता है जो आपने मुकदमा दायर किया था तो वह दोस्तों आपको 5 साल की सजा मिल सकती है दोस्तों और 2 लाख रुपए का जुर्माना। कि क्या आप कोर्ट का टाइम बर्बाद करने के लिए मुकदमे दायर करते हो? क्या और कोई काम नहीं है कोर्ट को सिर्फ आपके झूठे मुकदमे की पैरवी करे? क्या पुलिस को और कोई काम नहीं है कि जब भी देखा और आपने 498 का मुकदमा दायर कर दिया? ये दोस्तों वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसमें एक पॉइंट ध्यान से सुनने लायक है। जो पति पक्ष हो या ससुराल पक्ष जो भी, क्योंकि आज बहुत ये मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि ये 90% मामले ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फेक होते हैं दोस्तों। बिल्कुल हम देखते ही हैं कोर्ट में आए दिन ऐसी एप्लीकेशन आती है, ऐसे मुकदमे जो बिल्कुल ही फेक होते हैं दोस्तों।
जो कि सजा 3 साल की है हस्बैंड की, यदि वो साबित हो जाता है, और साबित नहीं होता तो वाइफ को 5 साल की सजा। यानी आगे से यदि ऐसा मुकदमा दायर करे तो 5 साल और 2 लाख रुपए जेल में डाल के चलना, यदि आप झूठा मुकदमा दर्ज करना चाहती हो। पत्नी पक्ष के लिए बोल रहा हूं मैं स्पेशल दोस्तों। आगे बात आती है दोस्तों डीवी एक्ट की, यानी डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस तो दोस्तों 498 ए के साथ चलता ही चलता है कि मेरे साथ मेरे पति ने, मेरे सास ने, मेरे ससुर ने मेरे साथ मार पिटाई की। वो सिर्फ बोलती है लेकिन उसके साथ कोई मार पिटाई नहीं होती। क्यों मार पिटाई क्यों नहीं होती? क्योंकि यदि आपके साथ कोई मार पिटाई करेगा तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट होनी नेसेसरी है। विदाउट मेडिकल रिपोर्ट वो मानना ही नहीं जाएगा, मान्य होगी दोस्तों। आपके साथ मार पिटाई की है तो आप मेडिकल दिखाइए, हम मान लेंगे कि हाँ आपके साथ मार पिटाई की है, लेकिन आप तो झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे हो, आपके साथ कहां मार पिटाई हुई है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, पति पक्ष का बिल्कुल भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और जो नए कानून है दोस्तों इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 125 सीआरपीसी, जिसे हम मेंटेनेंस के नाम से जानते हैं। कि जो एक पत्नी ने एक बिजनेस बना लिया है कि वर्क फ्रॉम होम और विदाउट जॉब सैलरी, क्या करती है? झगड़ा हुआ नहीं, 498 का केस किया नहीं है, 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का वाद दायर कर देती है कि हमें तो घर बैठे ही सैलरी मिलेगी, ना कोई काम करना। इससे अच्छा क्या होगा? वेल एंड गुड है, तो बढ़िया कि आपको घर बैठे ही सारा पैसा मिले, अच्छे से ऐश की जिंदगी जियो। लेकिन अब जो न्यू कानून आया है दोस्तों, जो पहले 125 सीआरपीसी था उसे बदलकर 144 कर दिया। यानी जो अब नए मुकदमे दायर होंगे, जो वाद दायर होंगे वो 144 के तहत होंगे। लेकिन दोस्तों पत्नी पक्ष एक बात ध्यान से सुन लें कि ऐसा नहीं है कि आपने मेंटेनेंस का वाद दायर किया और आपको मेंटेनेंस मिल ही जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है दोस्तों कि दोनों पक्षों को, हस्बैंड को और वाइफ को दोस्तों इनकम एफिडेविट देना पड़ेगा। मैंने दोस्तों जो मेंटेनेंस से संबंधित वीडियो बनाई हुई है, अब जाके देख सकते हो कि मेंटेनेंस देने से पति कैसे बच सकता है। यानी दोनों पक्षों को इनकम एफिडेविट देना पड़ेगा कि पत्नी को भी अपनी एसेट बतानी पड़ेगी और हस्बैंड को भी अपनी एसेट बतानी पड़ेगी कि आपके पास कितनी इनकम है। ऐसा नहीं है कि पत्नी के अकाउंट में तो 10 लाख और पति के अकाउंट में बेचारे के पास 50,000, 6,000, 10,000 है और पति बोले मैं कहां से मेंटेनेंस दूं। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एसेट, अकॉर्डिंग टू इनकम कि आपको कितनी नीड है, यानी पत्नी पक्ष को कितनी नीड्स है, उसके आधार पर ही दोस्तों मेंटेनेंस दिया जाएगा। कि ऐसा नहीं है कि आप वर्किंग हो, कई बार होता है कि वाइफ वर्किंग होती है और 50,000 सैलरी ले लेती है मंथली, और हस्बैंड वर्किंग होता है बेचारा ले रहा है 20,000, और पत्नी बोलते हैं कि मेरे तो मेंटेनेंस चाहिए। किसको ज्यादा नीड है? आप एक कॉमनली बात है, नीड किसको है? हस्बैंड को नीड है या वाइफ की मेंटेनेंस की? तो दोस्तों मेंटेनेंस नहीं मिलेगा ऐसे। तो दोस्तों यदि आपकी पत्नी आपके ऊपर ऐसा कोई मुकदमा दायर कर देती है मेंटेनेंस का, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर मेंटेनेंस लगे ही लगेगा 100%, ऐसी श्योरिटी नहीं है। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी एसेट दोनों पक्षों की देखी जाएगी, किसको कितनी नीड्स है, सैलरी बैकग्राउंड क्या है, आपके ऊपर कौन कौन डिपेंड है, ये सारी लायबिलिटी के अनुसार सब देख के फिर कोर्ट दोस्तों डिसाइड करती है मेंटेनेंस का। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों डाइवोर्स। डाइवोर्स क्या होता है? डाइवोर्स में दोस्तों कोई बदलाव नहीं हुआ है। डाइवोर्स वही है, सेक्शन 13 भी, और जिसे म्यूचुअल डाइवोर्स के नाम से जानते हैं, और वन साइडेड डाइवोर्स होता है दोस्तों सेक्शन 13। यदि आप अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेना चाहते हो और दोनों पक्ष एग्री है डाइवोर्स लेने के लिए, आपकी चाहे कैसे भी सेटलमेंट हुई हो, तो आप म्यूचुअल डाइवोर्स यानी सेक्शन 13 बी के तहत एक एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। और मैंने दोस्तों एक वीडियो और बनाई हुई है कि आप जल्द से जल्द तलाक कैसे ले सकते हैं, अब वो भी देख सकते हैं। अब वो प्रोसीजर नहीं रहेगा कि आपको 6 महीने साल वेट करना पड़ेगा डाइवोर्स लेने का। तो दोस्तों आप वो वीडियो देख सकते हैं कि सिर्फ इन 1 वीक में आप तलाक कैसे ले सकते हो। दोस्तों यदि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ तलाक नहीं देना चाहती हो, तो आप सेक्शन 13 के तहत तलाक की पिटीशन डाल सकते हो दोस्तों, जिसे आप वन साइडेड डाइवोर्स मिल जाएगा। यदि दोस्तों जो नए कानून थे उनमें क्या क्या चीज हुए हैं, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय भारत।